हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मॉक टेस्ट नंबर थर्ड करेंगे आरओ का। आरओ 2016 प्रीलिम्स के लिए जीएस का मॉक टेस्ट है और भी सेक्शनल मॉक टेस्ट हिंदी के और सब्जेक्ट वाइज हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं और इसका वीडियो भी फुल बना दिया गया है। अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बाइलिंगुअल तो इन दो नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये थर्ड नंबर ज्ञान सर का पर्सनल नंबर है, इस पर आप अधिक जानकारी हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन आखिर में है, जीएस का मॉक टेस्ट है ये। रीजनिंग के भी क्वेश्चन है लेकिन वो लास्ट में है। पहले हम जीएस से शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, सूरजमुखी किस देश की मूल फसल है, या फिर सनफ्लावर जो है नेटिव क्रॉप कहाँ की है। नेटिव क्रॉप है आपकी ये यूएस की। ठीक है, यूएस में पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, नॉर्थ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी प्रेजेंस के कारण होती है। तो सेब में होता है मैलिक एसिड, उसकी वजह से इसमें सुगंध आती है। ऑप्शन नंबर सी, मैलिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट इनमें से किसमें प्रेजेंट होगा। नाइलॉन दिया हुआ है, गन्ना, तारपीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड तो एक जो है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, और आपका टर्पेंटाइन ये आपका दूसरी चीज़ हो गई। नाइलॉन जो है ये आपका आर्टिफिशियल फाइबर। ये स्केड शुगर जो है इसमें आपकी मिलेगी सुक्रोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है कि पीताम्बरी निम्न में से किसकी फसल की प्रजाति है। ठीक है, पीताम्बरी जो क्रॉप स्पीशी है ये किसकी है। तो पीताम्बरी होता है मस्टर्ड। ऑप्शन नंबर सी। क्रॉप वैरायटीज आपको देखनी चाहिए और बहुत सारी वैसे होती हैं, जैसे मस्टर्ड की करीब 20-22 होती हैं, सबकी नहीं याद रखी जा सकती हैं। कोशिश करें कि जैसे कोई हिंदी में अगर नाम है, कोई पीताम्बरी है, किसी स्पीशी का नाम ललित है गुआवा की, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप देखें कि जो हिंदी से नाम दिया हुआ किसी वैरायटी का वही ज़्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गोविंद चंद्र ने 12वीं सदी के उत्तरार्ध में शासन किया। ये हो जाएगा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि पूर्वार्ध में किया था। ठीक है, अर्लियर 12th सेंचुरी में किया था, लेटर पे नहीं। और इनकी दूसरी कैपिटल बनारस थी, पहली कैपिटल कन्नौज थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो गए रॉन्ग। हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से सही कथन का चयन करना है। चौहानों में सबसे महान शासक जो है वो विग्रहराज माने जाते हैं। करेक्ट है, सही है। विग्रहराज ने अन्ना सागर लेक का निर्माण किया था अजमेर में, ये गलत है। अन्ना सागर लेक का निर्माण किया था अर्णोराज ने। ठीक है, ग्रैंडफादर पृथ्वीराज तृतीय के जो अर्णोराज थे उन्होंने बनवाया। इनको अनजी भी बोलते हैं। ठीक है, अनजी राज या अर्णोराज। उसके बाद है कि विग्रहराज ने एक संस्कृत कॉलेज बनाया था अजमेर में, जिसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा फिर बनाया गया। ठीक है, लेटर मिडिवल पीरियड में। ये सही है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए, 1 और 3 ओनली, 1 और 3। आप कमेंट करके बताइए कि किसने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। निम्न में से सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि 10वीं और 12वीं सदी के बीच के काल को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरम काल माना जाता है। ठीक है, सही है ये। उसके बाद है कि मंदिर निर्माण इस काल की शैली को नागर शैली के नाम से जानते हैं। नागर शैली के मंदिर नॉर्थ इंडिया में बने हुए हैं। करेक्ट है ये। साउथ में ज़्यादातर द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। चोल जो आर्किटेक्चर है वो द्रविड़ पर आधारित है। और चालुक्यन आर्किटेक्चर जो है सेंट्रल इंडिया में और थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में, वो बेसर शैली पर आधारित है, जो कि मिक्सचर माना जाता है नगर शैली का और द्रविड़ शैली का। थोड़ा थोड़ा ये सब पता होना चाहिए, सब हिस्ट्री की बुक्स पे दिया रहता है। बहुत डीप में अगर आपको गोपुरम और ये सब मंडप नहीं भी पता है तो ये सब पता होना चाहिए। अगर पूछ लें कि नगर शैली का उदाहरण आप दे दो, तो झांसी में जो मंदिर है, जो भीतर गांव में मंदिर है उत्तर प्रदेश में, गुप्त काल में जो बने थे, वो नगर शैली पर आधारित है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएंगे करेक्ट। आंसर हमारा हो जाएगा बोथ, 1 और 2 बोथ। सी यहाँ पर सही होगा, बोथ। मंदिर निर्माण की नागर शैली के संबंध में सही कथन चुनना है। ठीक है, तो मुख्य देवता के कक्ष को गर्भगृह कहा जाता था, ये करेक्ट है। ठीक है, सैंक्टम गर्भगृह होता था जिसमें मुख्य देवता की इमेज या फिर जो उनकी मूर्ति रखी जाती थी। सैंक्टम या फिर गर्भगृह आमतौर पर वृत्ताकार होता था, लिखा है। ये वर्गाकार होता था, स्क्वायर में होता था। ठीक है, नागर शैली में। द्रविड़ में जो है वो सर्कुलर भी हो सकता है, लेकिन नागर शैली के मंदिरों में ये वर्गाकार होता था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ओनली 1। 35 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला दिख रहा होगा, खाली खाली 20 सेकंड के लिए आप थोड़ा इसको 720 या 480 पे कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंट से कि कौन सा जो है सही नहीं मिलाया गया है। एनर्जी पिरामिड जो है क्या ये ऑलवेज अपराइट रहता है। ठीक है, ये करेक्ट है। पराग कण जो पराग कण गमन होता है, जैसे कि पॉलिनेशन होता है, परागण,
सहजीविता पर आधारित है, करेक्ट है, ठीक है। मधुमक्खी लेकर के जाती है रस पीने के लिए फूल में और परागकण छोड़ देती है। बायोगैस जो है इसमें मीथेन मेन कंपोनेंट होता है, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा बच रहा है गलत वाला? ऑब्वियसली बी, यानी कि जैकोब्सन ऑर्गन जो है ये गिरगिट पे नहीं होता है, किसमें होता है? सर्प में होता है, सांप में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि कौन सा जो है सही नहीं मिलाया गया है। तो ए बायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक जो है वो मिट्टी होती है, सही है। मनुष्य जो है जैविक घटक होता है, ये भी सही है, बायोटिक कंपोनेंट। टाइगा जो है ये इसमें जो है चीड़ पाया जाता है, करेक्ट है। पाइन ट्री टाइगा में पाया जाएगा। सवाना में जो है ओक नहीं मिलेगा, ओक टेम्परेट मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट पे मिलता है। तो ये वाला जो है रॉन्ग हो गया, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? 37 नंबर। तो इसमें टुंड्रा इज डिवाइड ऑफ ट्रीज, टुंड्रा में जो है वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, करेक्ट है। इसमें जो है ब्रायोफाइट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, लाइकन्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद है कि जो है इसमें नंबर ऑफ नो टू स्पीशीज हैव आइडेंटिकल निश, किसी भी दो प्रजातियों का निकेत सेम नहीं हो सकता, ठीक है। आवास लिखा है लेकिन हम इसको निकेत पढ़ेंगे, निश का मतलब निकेत होता है, ठीक है। तो ये सही है। पारिस्थितिकी तंत्र अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल वो संतुलन की तरफ बढ़ता है, सही है। तो एक ही बच रहा है हमारा ए वाला, ए इनकरेक्ट है। जीव जो है पूरे जैवमंडल में समान रूप से वितरित नहीं किए गए हैं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता, समान रूप से कहाँ वितरित है? ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आपको देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ पोल साइड थोड़ी ना मानव है। तो ये वाली चीज़ है कि असमान रूप से वितरित किया गया है, समान रूप से नहीं। अब हमको बताना है 38 में, 38 में बताना है कौन सा सही नहीं है। आमतौर पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, फूड वेब कहते हैं उसको। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन, जिनको प्राथमिक उत्पादक कहते हैं हम लोग, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जू प्लैंक्टन द्वारा उनको खा लिया जाता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। केंचुआ जो है डेट्रीवोरस नहीं है, डेट्रीवोरस आपके फंगस वगैरह होते हैं, केंचुआ जो है डेट्रीवोरस नहीं है, केंचुओं को जो खाएगा वो है डेट्रीवोरस, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, फिर बताना है। द बायोमास ऑफ ऑटोट्रॉफ्स इट एट मैक्सिमम, ऑटोट्रॉफ्स का बायोमास जो है सर्वाधिक होता है, ये करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बायोमास में सबसे ज़्यादा ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स होंगे। सूर्य के प्रकाश से उत्पादक तर और उत्पादक से लेकर मांसाहारी जीव तक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता जाता है, लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो में क्या होता है, एनर्जी हमेशा घटती जाती है जितने ट्रॉफिक लेवल पार करेगी, तो ठीक है। जो सबसे टॉप पर होगा पिरामिड में उसको सबसे कम एनर्जी पहुंचती है, ठीक है, एनर्जी लॉस होती जाती है। ऊर्जा पिरामिड जो हमेशा सीधा होता है, करेक्ट है। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। और पॉल्यूटेंट कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन इज फैट सॉल्युबल, जो प्रदूषक जिनसे बायोमैग्निफिकेशन होता है वो वसा में घुलनशील होते हैं, करेक्ट है। ये हमारा आंसर बनेगा बी, ये वाला नॉट करेक्ट है, बाकी ए सी डी करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक इंटरैक्शन ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड, इनमें से कौन सी जैविक अन्योन्य क्रिया में केवल एक जीव को नुकसान पहुंचता है? तो परजीविता में केवल एक जीव को नुकसान पहुंचता है, और एमिनलिज्म में, ठीक है। तो 1 और 3 में एक जीव को नुकसान पहुंचता है खाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 1 एंड 3 ओनली। कंपटीशन में दोनों प्रभावित होते हैं और पारस्परिकता में दोनों को फायदा होता है, तो 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का निम्न में से सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका सोनभद्र, ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। कितने स्टेट से सोनभद्र बाउंड्री शेयर करता है? आप जल्दी से हमको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। मदन सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मदन सागर झील पड़ती है आपकी महोबा में, ऑप्शन नंबर डी, महोबा। भारत का सबसे पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी क्षेत्र में स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था काफ़ी पहले, चंबल में, 1979 के आसपास। अभी इसको जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, तो ये चर्चा में आई थी बात, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। बाल सुंदरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, कई जगह जो है इसको बुलंदशहर भी दिया है, और कई जगह रिसर्च करने पर मिला है कि जब मंदिर वहाँ पर है बाल सुंदरी देवी का, तो मेला वहाँ पर लगेगा। जैसे कि सहारनपुर में मंदिर है, तो सहारनपुर या बुलंदशहर, आप ऑप्शन के हिसाब से करिएगा। सहारनपुर भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। बाल सुंदरी देवी मेला लगता है सहारनपुर में या बुलंदशहर में।
क्योंकि इसके कई मंदिर हैं इन देवी के। उत्तराखंड में भी है मंदिर इनका, ठीक है, उत्तरांचल में भी, सॉरी हिमाचल में भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्यूट है। हम उत्तर प्रदेश में मेजरली सहारनपुर मानेंगे इसको। में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि आपकी जनजातियों में सर्वाधिक कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? ये है थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर बी, थारू। अब इनमें से कौन सा सही मिलाया गया? उत्तर प्रदेश में किस जिले में क्या उद्योग फेमस है? जरूर याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश जीके से हमेशा एक क्वेश्चन आता है इसमें से। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो स्कीम आई है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो कॉटन क्लोथिंग के लिए आगरा बिल्कुल नहीं है, मेरठ हो सकता है, कानपुर हो सकता है, लेकिन आगरा नहीं, ठीक है। वुड कार्विंग के लिए आपका सहारनपुर हो सकता है, बरेली नहीं। टेराकोटा इंडस्ट्री गोरखपुर सही मिलाया है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। स्पोर्ट्स गुड्स के लिए मेरठ रहेगा या बरेली रहेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। हमारा करेक्ट आंसर है सी। सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है ये किस प्रदेश में है? कालीबंगा है आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है ये करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजस्थान में ये, ऑप्शन नंबर ए। 16 महाजनपदों की सूची या फिर इनके नाम जो है, इनकी जानकारी किस ग्रंथ में उपलब्ध मिलती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। अंगुत्तर निकाय से हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? तो ग्रह त्याग या फिर रिनशिएशन का सिंबल है हॉर्स या फिर घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध के जीवन की जो मेजर चीजें हैं उसमें आपका लोटस एंड बुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वो सिंबलाइज करता है उनके जन्म का, निर्वाण का करता है फुटप्रिंट्स, ठीक है, और धर्म चक्र परावर्तन करता है पहले सरमन का, पहली जो उन्होंने स्पीच दी थी उसका है। और उसी प्रकार से आपका बोधि वृक्ष जो सिंबल है वो उनके इनलाइटमेंट का है। भारतीय और ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ऑप्शन नंबर सी, गांधार। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के बारे में सही कथन चुनना है। 8 देशों का संगठन है, करेक्ट है, साउथ एशियन कंट्रीज का। और इसका सेक्रेटरीट जो है काठमांडू नेपाल में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट है यहाँ पर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2019 किस संस्था के द्वारा जारी की गई थी? ये जारी की गई थी आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट करके आई है कोविड-19 के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान आई थी आईएमएफ के द्वारा इस साल, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी आईएमएफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 53, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का सृजन वर्ष 2000 में किया गया था। ये गलत है, वर्ष 2006 में इसका सृजन किया गया था। रंगराजन समिति की रिकमेंडेशंस पर आधारित है ये। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसके चीफ स्टैटिस्टिशियन नहीं होते हैं, ठीक है। इसके चीफ स्टैटिस्टिशियन कौन माने जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो सेक्रेटरी होते हैं मंत्रालय के, वो होते हैं चीफ स्टैटिस्टिशियन। उनका नाम आप कमेंट करके बताइए कौन है इस समय, जल्दी से बताइए कमेंट करके, नाम ही पूछेंगे अगर क्वेश्चन आए तो। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन। दोनों में से दोनों गलत हैं। अब निम्न में से सही कथन चुनना है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का सृजन संविधान के अनुच्छेद 279, ठीक है, 279A क्लॉज 1 के तहत किया गया है, ठीक है। इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल नंबर 279A1, इसके तहत जीएसटी काउंसिल का सृजन किया गया है। इसको हेड करते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। तो ये वाला जो है आपका हो जाएगा इनकरेक्ट सेकंड वाला, क्योंकि इसमें लिखा है कि आरबीआई के गवर्नर इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर नहीं होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं देश के। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। बजट 2020-2021 में कई सारे म्यूजियम जैसे अनाउंस किए गए हैं, तो किस जिले में जनजातीय संग्रहालय खुलेगा ये बताना है। तो जनजातीय संग्रहालय खुलेगा आपका रांची में, ऑप्शन नंबर सी। तो इस म्यूजियम के अलावा और भी कई तरह के यहाँ पर म्यूजियम रखने की बात कही जा रही है। तो संग्रहालय जो है राखीगढ़ी में भी बनेगा, हस्तिनापुर में बनेगा उत्तर प्रदेश में भी, शिव सागर असम में, धौलावीरा गुजरात में, आदिचनूर तमिलनाडु में बनेगा। इसके अलावा कोलकाता के संग्रहालय का पुनरुद्धार होगा। ऐतिहासिक पुराने टकसाल भवन में मुद्रा विषयक और व्यापार विषयक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, वो अलग है। और पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा लोथल में, अहमदाबाद में हड़प्पा युग पर प्रकाश डालने वाला एक पोत संग्रहालय बनाया जाएगा। ये सब जो है ये पीआईबी से मैं रीड कर रहा हूँ। 1 जनवरी 1 फेब की ये आपकी रिलीज है।
बजट 2020-2021 में भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत किस वर्ष तक 100 हवाई अड्डों का पुनर्विकास करने की योजना बनाई है? तो 100 हवाई अड्डों का पुनर्विकास करना है 2024 तक। ऑप्शन नंबर सी। 15वां वित्त आयोग जो है हमारा एनके सिंह की अध्यक्षता में, तो आयोग ने राज्यों को कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने का सुझाव दिया है? तो वित्तीय सहायता ये 41% प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, 41%। यूनिवर्सल पार्सल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिवर्सल पार्सल यूनियन का हेडक्वार्टर है आपका बर्न में, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करना है, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है। आईयूसीएन की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में इसको रखा गया है, ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो है केवल इंडिया में नहीं पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, भारत में नहीं। केवल भारत में नहीं कह सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें आपका शामिल है श्रीलंका वगैरह भी और दूसरे देश भी, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी। तो इसमें अगर हम देखें हमारा आंसर बनेगा बी, यानी कि सेकंड ओनली। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इंडलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1986 में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस भारतीय भाषा को सबसे अंत में शास्त्रीय भाषा या फिर क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था? शास्त्रीय भाषा सबसे अंत में बनी थी आपकी ओडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। शास्त्रीय भाषा के इतिहास में अब तक तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, ओडिया को मिल चुके हैं क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। ऑप्शन नंबर हमारा सही है डी। और 6 क्लासिकल लैंग्वेज अब तक हो चुकी है। मराठी को भी देने की बात की जा रही है, लेकिन अभी ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है। हाल ही में किस स्थल से मुगलमारी बौद्ध मठ की पुष्टि हुई है? मुगलमारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, उसमें एक्सकवेशंस किए गए थे, तो मिला है 2 मेडिवल पीरियड की मोनास्ट्रीज वहाँ पर खुदाई में मिली हैं। वहाँ का जो इंस्क्रिप्शन है उसको पढ़ करके, मतलब काफ़ी पुरानी सिंगल कंपाउंड में 2 मोनास्ट्री मिली हैं वेस्ट बंगाल से, और पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से मिली हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ ले तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताइए मेडिवल पीरियड की 2 अर्ली मोनास्ट्रीज किस डिस्ट्रिक्ट से खोजी गई हैं वेस्ट बंगाल से? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी मेदिनीपुर, ऑप्शन नंबर बी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सृजन किया गया है कारगिल समिति की अध्यक्षता पर, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि कारगिल समिति अभी कब बनाई गई। कारगिल समिति 1999 वाली है, उसने सबसे पहले हाईलाइट किया था इस नीड को कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। तो ये है कि सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद को रिकमेंड किया था कारगिल कमेटी ने, ऑप्शन नंबर ए। ब्रू जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? इस जनजाति को त्रिपुरा की रियांग जनजाति के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा में इसको ब्रू को बोलते हैं, रियांग। यहाँ पर लिखा है कि मिजोरम बोलते हैं, जो कि रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। ये ट्राइब जो है इसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में क्लासिफाई किया गया है, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 2 शहरों में कमिश्नर प्रणाली या फिर जिसको कमिश्नरेट सिस्टम बोलते हैं, इस परियोजना को पायलट तौर पर लागू किया है? कमिश्नरेट सिस्टम बहुत ब्रीफली मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपने पढ़ लिया होगा इसको। कमिश्नरेट में क्या होता है कि सीआरपीसी की नॉर्मल नॉर्म्स जो हैं उसको ब्रेक करते हैं। सीआरपीसी में कहा गया है कि जैसे जो भी लॉ वाली चीज़ें होंगी उस पर टोटल कंट्रोल एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है, ठीक है। अगर कोई भी अशांत माहौल है तो उसमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है वो डीएम जो है गाइड करते हैं उसको, या फिर उस जिले के पीसीएस ऑफिसर उनको गाइड करते हैं, ठीक है। तो पुलिस जो है उनके मतलब उनके हिसाब से काम करती है। अगर कोई दंगा भड़क रहा है तो क्या एक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आला अधिकारी पुलिस को निर्देश देते हैं। कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है कि इस नॉर्म को तोड़ते हुए एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है उस पर्टिकुलर जिले में, जिससे कि पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सकती है बिना अपने आला अधिकारियों की जांच, मतलब उनकी अनुशंसा के बगैर कार्रवाई कर सकती है सिर्फ कमिश्नर के कहने पर, ठीक है। कमिश्नर जो है एडीजी रैंक से ऊपर का अधिकारी बनाया जाता है। अभी पायलट तौर पर नोएडा में और लखनऊ में बनाए गए हैं एडीजी इस तरीके के कमिश्नर। तो हम लोग कहेंगे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा नोएडा और लखनऊ। नोएडा और लखनऊ में कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए हैं और ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है कि डीएम का आदेश नहीं माना जाएगा, मतलब अगर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है तो कमिश्नर वहाँ पर पुलिस को गाइड करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई रोल इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे रहेगा लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में जो टोटल पुलिस पर अधिकार हो जाता है विशेष स्थितियों में, वो कमिश्नर का रहेगा। हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नाम रखने की बात कही जा रही थी? ये न्यूज़ आई थी आपकी फेब मंथ में। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नाम रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो जारी किया है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को इसमें स्थान मिला है 51वां। ठीक है, लास्ट पर है आपका नॉर्थ कोरिया हमेशा की तरह, और टॉप पर है नॉर्वे। इतना जानकारी आपके लिए काफ़ी है। पूछ ले कि टॉप किसने किया है इस इंडेक्स में, तो नॉर्वे ने किया है। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन ने 2020 में किसे सम्मान दिया है? हम लोग बात कर चुके हैं अपने करंट अफेयर के वीडियो में। वासुदेव मोही जो हैं सिंधी कवि, उन्हें दिया गया है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत पर्व के संबंध में सही कथन बताइए। इस पर्व को संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ये रॉन्ग हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं करता है इसको आयोजित, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म करता है, तो ये हो गया रॉन्ग। उसके बाद है कि इस बार इसकी थीम थी भारत पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये सही है, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 2। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में सही कथन बताना है, क्या होगा? यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना है, करेक्ट है। और इसमें जो है लेबरर्स को, मतलब असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को, यदि वो गर्भवती होती हैं तो उनको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन और प्रेगनेंसी में जो भी नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए उनको सुनिश्चित करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये न्यूज़ में क्यों आई? अभी मार्च में न्यूज़ आई थी कि मध्य प्रदेश ने इसके इम्प्लीमेंटेशन में पहला स्थान हासिल किया है। सबसे ज़्यादा जो हम नंबर की बात करें जिसमें महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाया गया स्कीम के तहत, वहाँ की महिलाएं हैं मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज़्यादा। तो अगर पूछ ले कि मातृ वंदना योजना में टॉप स्टेट कौन है, किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो है मध्य प्रदेश। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, बोथ। मध्य प्रदेश वाली बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में सही कथन बताइए, क्या होगा? ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का ये स्कीम थी, करेक्ट है। ये हाउसिंग सुनिश्चित करना है 2022 तक, यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 तक, तो ये हो गया रॉन्ग। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ओनली, ऑप्शन नंबर ए। आयुष्मान भारत योजना के संबंध में सही कथन बताइए, क्या होगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है ये, करेक्ट है ये। और इस योजना के तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना करने का उद्देश्य रखा गया था। दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा 1 और 2 बोथ, सी। 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का सृजन किया गया, ठीक है, करेक्ट है ये। और 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत इस परिषद में 6 नए और सदस्य जोड़े गए। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं, 1 और 2 बोथ, यहाँ पर सही है बोथ, सी। निम्न में से किस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया था? ये किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राजनीतिक शास्त्री ने या फिर राजनीतिविद ने भारतीय संघ को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा प्रदान की है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल संबंधित है? तो राज्य विधानमंडल संबंधित है आर्टिकल नंबर 168 से 212, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में दोनों संसदों की संयुक्त बैठक का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के लिया गया है? तो ये प्रेरित है आपका ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बोरो किया है? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्न विषयों को संविधान में उनके भागों के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी जी पार्ट वाइज इसको जो है करना है। सबसे पहले पार्ट में जो आता है उसको पहले रखना है। अगर हम देखें, आपात उपबंध किए गए हैं आपके भाग 18 में, ठीक है।
और निर्वाचन है भाग 15 में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं भाग 14 में, राजभाषा है भाग 17 में। ठीक है, इस तरीके से अरेंज करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 3214 यहाँ पर सही है, 3241 ऑप्शन नंबर डी। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्न शब्दों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कर रहे हैं। जो सबसे पहले आया है उसको पहले रखना है। तो सेक्युलर कहा गया है, डेमोक्रेटिक कहा गया है, लिबर्टी फिर कहा गया है, फिर इक्वलिटी, फिर फ्रेटर्निटी। तो 1 2 3 और 5 4 होगा यहाँ पर आंसर, 1 2 3 5 4 ऑप्शन नंबर सी। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल अनुच्छेद 19 का भाग 1 जो है, मतलब ये क्लॉज 1 जो है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, करेक्ट है। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार आर्टिकल नंबर 19(2) में दिया, ये दोनों सही है। उसके बाद है कि राइट टू इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्टिविटीज 19(4) में दिया हुआ, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये आर्टिकल नंबर 19(3) में राइट टू मूव फ्रीली नहीं दिया हुआ है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या फेडरेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है? ये कही गई है आर्टिकल नंबर 51 में, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 20 में संवैधानिक संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, ये करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 368 में 3 प्रकार के संवैधानिक संशोधनों की बात कही गई है। तो 3 प्रकार नहीं है तो 2 ही प्रकार के, तीसरा प्रकार जो है, जो आपका जो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, वो 368 के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो 2 ही प्रकार हो सकते हैं इसके, एक जो है आपका स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ईच हाउस की, और जो है वोटिंग चाहिए मेंबर प्रेजेंट की भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और दूसरी जिसमें मेजॉरिटी भी चाहिए दोनों हाउसेस की, और साथ ही साथ वोटिंग भी, और साथ ही साथ हाफ ऑफ द स्टेट से ज़्यादा का रेटिफिकेशन भी। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 ही प्रकार का अमेंडमेंट बताया गया है। जो तीसरे प्रकार का है, जो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, उसको हम 368 के अंतर्गत नहीं मानते हैं। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ओनली 1। निम्न में से कौन सा घटक संविधान की मूल संरचना से संबंधित है? तो मूल संरचना संबंधित है आपका रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल प्रोसीजर, जुडिशियल रिव्यू सॉरी, न्यायिक समीक्षा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। तो सभी के सभी जो है आपके मूल घटक हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा यहाँ पर नॉट करेक्ट है? भारतीय संसदीय प्रणाली में जो है बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, करेक्ट है। जिसको मेजोरिटी मिलती है वही शासन करता है। मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए होते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हैं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा से चुना जाना चाहिए, जबकि मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही थे। तो ये वाला रॉन्ग है फीचर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि लोकसभा से ही हो सकता है प्रधानमंत्री, राज्यसभा का भी हो सकता है। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा नॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है जैसे जैसे इनका सृजन हुआ। कमीशन से सरकारिया, पुंछी, राजमन्नार, सारे के सारे सेंटर स्टेट रिलेशंस पर आधारित है। तो इसमें अगर हम देखें, राजमन्नार समिति सबसे पहले आई थी 1969 में, फिर सरकारिया, फिर पुंछी, ये बनेगा यहाँ पर सही क्रम 312। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ऑप्शन नंबर ए। संसद की गणपूर्ति के लिए यानी कि कोरम कंप्लीट करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए? 1/10 चाहिए, 1/10। ठीक है, 10% ऑफ द हाउस चाहिए, सदन का 10%, ऑप्शन नंबर ए। विभागीय स्थायी समिति जो होती है, डिपार्टमेंटल समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? सदस्य होते हैं आपके 31। मिनिस्टर यहाँ पर सदस्य नहीं हो सकता। 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? लोकसभा का स्पीकर अपने 21 भेजता है, राज्यसभा का स्पीकर यानी कि चेयरपर्सन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अपने 10 लोग भेजता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 31 होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष तक की आयु के लिए होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर होता है यहाँ पर 65 तक, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है? ये प्राप्त है अनुच्छेद 143 के तहत, ऑप्शन नंबर सी।
जूल जो है ये किसकी इकाई है? जूल इकाई है एनर्जी की। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने। लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे पहले किसने दिया? तो लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे पहले दिया था गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए। एक वातानुकूलित प्रणाली यानी कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या नियंत्रित करता है? आपका कमरा इतना बढ़िया कैसे हो जाता है? टेम्परेचर भी नियंत्रित, ह्यूमिडिटी भी नियंत्रित और एयर वेलोसिटी भी नियंत्रित होती है एयर कंडीशनर के माध्यम से। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं रूम में एसी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश का रंग कौन सा होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है आपका पर्पल। ऑप्शन नंबर डी। एमआरआई मशीन जो है निम्न में से किन तरंगों का उपयोग करती है? एमआरआई यूज करती है मैग्नेटिक वेव्स का। ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किस में मेजर की जाती है? ओम में। ऑप्शन नंबर सी, ओम में। निम्न में से कौन सा रसायन खाने वाला सोडा है? तो मतलब बेकिंग सोडा कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल का एक्चुअल यूज क्या होता है? क्लोरोफिल काम आता है लाइट एब्जॉर्ब करने में। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के अवशोषण में। ऑक्जेनोमीटर किस काम आता है? तो ऑक्जेनोमीटर आता है पौधों की वृद्धि दर मापने में, मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो रेडिएटेड एनर्जी टेकन बाय प्लांट गिव द फॉलोइंग रिजल्ट: लाइट डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर ए। जल का प्रकाशीय अपघटन। वेल जो है किस कैटेगरी में आती है? तो वेल कैटेगरी में आती है मैमल्स की। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर अधिकतम किससे बना है? कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? वैसे तो कार्बन होना चाहिए, कार्बन नहीं है तो ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। फिबुला जो है ये फिबुला नाम से बोन आपके किस हिस्से में देखने को मिलेगी? ये लेग में होती है फिबुला बोन। ऑप्शन नंबर सी। नेफ्रॉन बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट यानी मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हमारे किस सिस्टम की है? तो ये है आपके उत्सर्जन तंत्र की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की या फिर किडनी की जो यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। रक्त के स्कंदन में यानी क्लॉटिंग में किसका कोई अहम रोल नहीं है? कैल्शियम का है, सेलवॉल का है, सॉरी यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग में किसका रोल नहीं है? तो ब्लड क्लॉटिंग में सेलवॉल का कोई रोल नहीं, क्योंकि सेलवॉल होती भी नहीं है, मानव शरीर में सेलवॉल होती नहीं है। और यदि किसी चीज़ में सेलवॉल है तो उसमें ब्लड नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें काम में आएंगी, सेलवॉल काम में नहीं आएगा। भारत का शेप कैसा है बताना है। तो भारत का शेप है क्वाड्रिलेटरल। ऑप्शन नंबर बी, चतुष्कोणीय है। भारत के डेक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ है? बेसिक जियोलॉजी क्वेश्चन है। क्रिटेशियस एरा में जो है भारत का डेक्कन ट्रैप बना है। ऑप्शन नंबर ए। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? तो जेमू ग्लेशियर है आपका सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी घाटियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो सांगला हिमाचल प्रदेश में, पार्वती हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, 1 और 2। बचा जोकू या जुकू वैली। तो जुकू वैली जो है नागालैंड में पड़ती है। शीत ऋतु में प्रायः भारत में आने वाला पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है बताना है। तो ये उत्पन्न होता है आपका मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर होगा डी सही। अब मृदा प्रक्षेदिका में यानी कि सॉइल प्रोफाइल में कौन सी लेयर में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है आपके सी हॉरिजोन में। ऑप्शन नंबर सी। तो नॉर्मली इतने हॉरिजोन दिखाए जाते हैं, 5 हॉरिजोन। सबसे पहले होता है आपका ह्यूमस और या ऑर्गेनिक मैटर, उसके बाद होता है आपका ए हॉरिजोन जिसमें टॉप सॉइल दिखाई जाती है, बी हॉरिजोन जिसमें सब सॉइल दिखाई जाती है, सी हॉरिजोन में जाकर के आपको पेरेंट मटेरियल देखने को मिलता है, यानी कि जिससे सॉइल बनी वो मटेरियल होता है आपके सी हॉरिजोन में, और एच हॉरिजोन में बेडरॉक होते हैं। ठीक है, ये होता है। तो हमको पता लगे कि जो है बना कहाँ से कोई चीज़, तो पेरेंट मटेरियल उसका देखना पड़ेगा, यानी सी हॉरिजोन से पता चलता है कि सॉइल कैसे बनी। तो फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है आपका सी हॉरिजोन। भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? तो अगर आपने मैप देखे हैं एनसीईआरटी में बने हुए, सबसे ज्यादा हिस्सा कौन कवर करता है? एलुवियल सॉइल। ऑप्शन नंबर ए।
देवदार, स्प्रूस, चीड़, ये सब पेड़ जो है किस प्रकार के वेजिटेशन में देखने को मिलेंगे? ये आपको माउंटेन फॉरेस्ट के वेजिटेशन में देखने को मिलेंगे। डी। बायोडायवर्सिटी एक्ट भारत में कब पारित किया गया था? बायोडायवर्सिटी एक्ट आया भारत में 2002 में। ऑप्शन नंबर बी। अब अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हंगुल प्रोजेक्ट, बाघ संरक्षण परियोजना, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब कब आए हैं? तो आपका हाथी संरक्षण परियोजना या फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट आया 1992 में, हंगुल आया 1970 में, बाघ संरक्षण आया 1972-73 में। 72 माना है कभी आयोग ने, कभी 73 माना है। तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर 72-73 में, मगरमच्छ प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया 1974 में। तो हम इसको अरेंज कर देंगे 2, 3, 1, 4 ऐसे अरेंज हो जाएगा। 116 का आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। इटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सिंपल सा स्टैटिक क्वेश्चन। ये नागालैंड में इटांकी। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका इटावा में। ऑप्शन नंबर बी। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि कितने तापमान के अनुकूल होती है? तो प्रवाल भित्ति की वृद्धि होती है 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि क्षेत्र असम में स्थित है? तो ये है दीपोर बील। ऑप्शन नंबर बी। XC2 कंजर्वेशन बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। बाकी कम्युनिटी प्रोटेक्शन, रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन और झीलें, ये सब हैं जो है इन सीटू कंजर्वेशन में। बेतवा जो है एक इसकी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। ये जो है सहायक नदी यमुना की है। ऑप्शन नंबर ए। अब इन नदियों को पश्चिम से जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ करना है। ठीक है, यानी कि आपको आना है लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर सबसे पहली कौन सी होगी? सबसे पहले है चंबल, उसके बाद है केन, और फिर उसके बाद है बेतवा, और फिर है सिंध। सिंध तो सबसे किनारे है, आप देखेंगे बिल्कुल एक्सट्रीम चला जाता है पूर्व में। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली 2, 3, 4, 1 यहाँ पर सही होगा। इसको आप लोग बताइएगा चेक करके। ठीक है, इसका क्या एग्जैक्टली होना चाहिए मैप में देख करके आप लोग बताइए। किशन गंगा रिवर प्रोजेक्ट जो है किस नदी बेसिन पर बना है? ये बना है झेलम पर। ऑप्शन नंबर बी। मिनरल प्रोड्यूसिंग एरिया और स्टेट ये कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? ओडिशा में मयूरभंज पड़ेगा। ठीक है, मयूरभंज नेशनल पार्क भी है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ वाला, छत्तीसगढ़ में पड़ेगा आपका अब बैलड़िया, बैलाड़िया। फिर आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा नोआमुड़ी। उस झारखंड में पड़ता है आपका सरगुजा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम मैच कर देंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी। पैटागोनिया प्लेट्यू आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर ए। अटाकामा डेजर्ट आपको किस देश में देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा देखने के लिए आपको चिली में। इसको मैप में देख लेते हैं। ये आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आपका है चिली। ठीक है, ये वाला रीजन तो चिली में यहाँ पर पड़ता है, इसके नर्दर्न में अटाकामा यहाँ पर। ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर पड़ेगी? ये ग्रेट स्लेव झील आप यहाँ पर देख सकते हैं, पड़ती है आपकी कनाडा में। ऑप्शन नंबर सी। ट्रीटी ऑफ सलबाई किसके किसके बीच हुई थी? सलबाई की संधि हुई थी ब्रिटिशर्स और मराठों के बीच। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसको जैसे अधिग्रहण किया गया इन राज्यों को, इन प्रोविंसेस को, तो बताना है कि कैसे कैसे अरेंज की इनको एनेक्स किया गया, उसके कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले सतारा, फिर संभलपुर, फिर बाघाट, फिर आपका उदयपुर, और फिर नागपुर, फिर झांसी, फिर अवध। ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। ट्रीटी ऑफ सगौली किसके किसके बीच हुई थी? सगौली की संधि हुई थी नेपाल युद्ध के बाद, एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद हुई थी 1816 में। ऑप्शन नंबर डी। अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अहोम विद्रोह जो है इसमें अपना किंग उन लोगों ने बनाया था गोमधर कुंवर को। ऑप्शन नंबर बी। लीडर बनाया था लोगों ने गोमधर कुंवर को।
फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म का किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता के जनक बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन नंबर डी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसमें सहयोग जरूर था केशव चंद्र सेन का, लेकिन जब भी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है तो इसमें यही माना है कि स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, सहयोग लिया था केशव चंद्र सेन का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। अखिल भारतीय कांग्रेस का सृजन कब किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस का सृजन किया गया था कहां पर, यह पूछा है। ऑल इंडिया कांग्रेस बनी थी बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक संस्थाएं हैं और ये कब इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई है, इससे मेल करना है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा खुली थी 1836 में, और उसके बाद जमींदारी एसोसिएशन 1838 में, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, और पूना पब्लिक असेंबली, पूना सार्वजनिक सभा होगा यहाँ पर, ये ट्रांसलेट हो गया है गलत, 1867 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका 4321। आंसर होगा 4321। अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन, इस समिति का सृजन किसने किया था? समिति का सृजन किया था अजीत सिंह ने, चाचा थे ये भगत सिंह जी के। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन का आधार था या फिर उसका विषय था प्लेग बोनस का ना दिया जाना? तो प्लेग बोनस के मतभेद पर जो हुआ था वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय वाइसरॉय कौन थे? ये थे लॉर्ड एरविन। मेटकॉफ एक्ट 1835 किससे संबंधित है? मेटकॉफ एक्ट आया था यहाँ पर इंडियन न्यूज़पेपर से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 1। किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 है। तीसरी बार सोमवार पड़ा है 17 को। दूसरी बार कब पड़ेगा? 7 दिन पहले 10 को। तीसरी बार पड़ेगा 3 को, यानी 7 दिन पहले। तो हमें ये बताना है कि कौन सा दिन होगा जो कि इस महीने में 5 बार आएगा। तो एक तो यही मंडे हो जाएगा। 3, 10, 17, 24, 31। मंडे तो है नहीं ऑप्शन में, तो हम एक दिन पीछे चलते हैं। 2, 2, 9, 16, 23, 30। मंडे के एक दिन पहले संडे, वो भी नहीं है। एक और दिन पहले चलते हैं। 1, 8, 15, 22, 29। ये पड़ गए 5 दिन। कौन सा दिन पड़ा है? संडे, सॉरी सैटरडे, क्योंकि संडे 2 को पड़ चुका है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। अगर इस ट्राइक का कोड ये है तो गार्डन का कोड क्या होगा? तो स्ट्राइक न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिख देते हैं सबके। S19, T20, R18, I9, K11 और E5। इसका कोड था YYVLMF। Y25, V22, L12, M13 और F हो जाएगा 6। 19 से 25 बना सकते हैं 6 जोड़ के। 20 से 25 5 जोड़ के। 18 से 22 4 जोड़ दिया। 9 से 12 3 जोड़ा। 11 से 13 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा। तो पहले 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। आपको जोड़ते जाना है लेटर बाय लेटर, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये रहा गार्डन। G7, A1, R18, D4, E5, N14। टिप्स पे याद होने चाहिए ये सारे न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट अल्फ़ाबेटिकल वाइज। इसका कोड होगा, यहाँ से 6 जोड़ेंगे 13 होगा, जिसका मतलब M हुआ। यहाँ से 5 जोड़ेंगे 1, 5, 6 F हुआ। 18, 4, 22, 22 मतलब V। 4, 3, 7 मतलब G। फिर 5, 2, 7, फिर से G, और उसके बाद 14, 1, 15 यानी O। MFVGGO, MFVGGO। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। प्रताप का मतलब ये है, तो नवीन का मतलब क्या होगा? तो प्रताप का सीधे सीधे न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिख दिया गया है बस। और अगर किसी अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट 1 डिजिट का है
जैसे ए का 1 तो उसको 01 लिखा है, इतनी सी बात यहाँ पे है। N14 A1 लेकिन हमें लिखना है 01, V22 I9 हम लिखेंगे 09 इस रूल के हिसाब से N14। तो 1401 2209 14, 1401 2209 14, ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन लीजिए कोडिंग एंड डिकोडिंग से। यूनिक का मतलब ये है तो फ्लावर का मतलब क्या होगा? ये है वर्ड यूनिक, ये है इसका कोड M6J18V और 6। तो सबके नंबर जोड़ लेते हैं। U21 N14 I9 Q17 E5, ये 13, ये 6, ये 10, ये तो 18 है, ये 22 और ये है 6। तो अगर हम इतने से ग्रुप की बात करें तो 5 1 6, 21 1 22, 17 1 18, 9 1 10 ये हो गया। लेकिन शुरुआत के 2 लेटर में अगर हम देखें तो 14 से 6 बना दिया यानी -8, 21 से 13 बना दिया अगेन -8। तो ये जो वर्ड है फ्लावर, इसमें हम F और L को बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस ग्रुप की बात करते हैं। OWER, O15, W23, E5 और R हो गया 18। तो यहाँ पे हम एक एक जोड़ेंगे तो ये 19, 6, 24 और 16 ये आना चाहिए, कहीं पे भी नहीं है। तो जो लॉजिक हमने बनाया था उसको फिर से रीस्ट्रक्चर करते हुए कुछ और सोचते हैं उसके बारे में। जैसे यूनिक था M6J18V और 6, न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट तो खैर लिखेंगे ही। U जैसे 21 होता है तो 21 को 2 और 1 पढ़ें और जोड़ दें सम ऑफ डिजिट तो 3 होगा। N 14 होता है तो 1 4 5 होगा, 9 को वैसे का वैसा लिखेंगे। Q 17 यानी 1 7 8, U 21 यानी 2 और 1 3, E 5, 5 से 6 प्लस 1, या V 22 यानी 4 2 और 2, 1 8 9 1 0 और ऐसे ये क्रम जारी रहेगा। उसके बाद फ्लावर में भी खैर हम यही करते हैं। ये 18 यानी 9, ये 5। 18 को अगर 1 8 9 लिखते हैं तो 9 का मतलब क्या है? आई आपको दूसरी प्लेस पे चाहिए राइट हैंड साइड से, इसको इग्नोर करके यहाँ पे, ये कहाँ पे मिल रहा है? ए में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर कोडिंग एंड डिकोडिंग में आसानी से लॉजिक ना मिले तो एलिमिनेशन मेथड पे तुरंत आ जाना चाहिए। फ्रॉम अ सर्टेन डायरेक्शन रमेश वॉकड 35 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। मान लीजिए इस पॉइंट से उसने जाना शुरू किया, साउथ यानी ऐसे चलेगा 35 किलोमीटर और यहाँ पे रुक जाएगा। थोड़ा बड़ा डिस्टेंस लेते हैं 35। देन टर्न्ड 17 किलोमीटर टू द लेफ्ट। आप ऐसे जा रहे थे, इधर रुक गए, लेफ्ट मारिएगा तो कहाँ जाइएगा? ऐसे। कितना गया? 17 किलोमीटर। फाइनली टर्न्ड 35 किलोमीटर टू द लेफ्ट अगेन। यहाँ पे वो 35 किलोमीटर फिर गया। आप ऐसे गए, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऐसे ही तो जाएंगे। 35 किलोमीटर गया ऐसे, अब यहाँ पे पहुँच चुका है। ये इनिशियल पोजीशन है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, ये फाइनल पोजीशन है जहाँ पे वो लास्ट में पहुँच चुका है। हाउ फार रमेश इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। शुरू वाली प्लेस से वो फाइनल पोजीशन में कितनी दूर है? ये लाइन और इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन पैरेलल हैं। ये अगर 17 है तो ये भी है। ऑप्शन बी 17 किलोमीटर। गोपाल पॉइंटेड टुवर्ड्स गोविंद एंड सेड। गोपाल ने गोविंद की तरफ इशारा करते हुए कहा, हिज फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर। गोविंद के जो पिता हैं वो गोपाल के पिता के इकलौते बेटे हैं। तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेरे पिता के इकलौते बेटे, तो वो खुद अपनी ही बात करता है। अगर कोई आदमी मान लीजिए ये कहता कि मेरे पिता के बेटे, तो वो अपने किसी भाई के बारे में या फिर खुद अपने बारे में बात कर सकता था।
लेकिन यहाँ पे बता दिया ओनली, उनके पिता का कोई और बेटा है ही नहीं, वो खुद हैं इसका मतलब। तो हिज फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर, इसको दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है आई एम हिज फादर, क्योंकि वो अपने खुद के बारे में बात कर रहा है। तो गोपाल जो है वो गोविंद के पिता हैं और गोविंद उनके बेटे हैं। हाउ इज़ गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, गोपाल कौन है तो पिता हैं, ऑप्शन डी। सुनील इज़ द सन ऑफ केशव, सुनील केशव के बेटे हैं, तो ये हैं केशव, सुनील उनके बेटे हो गए। केशव्स सिस्टर सिमरन, केशव की एक बहन है जिनका नाम सिमरन है। हैज़ अ सन मारुति, सिमरन का एक बेटा है जिसका नाम मारुति है, और साथ ही साथ सिमरन की एक बेटी है जिसका नाम सीता है। तो मारुति और सीता आपस में भाई बहन होंगे। प्रेम इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति, प्रेम जो है मारुति के मामा हैं। मारुति के हिसाब से अगर हम देखें तो उसकी माँ सिमरन है, मामा होने का मतलब ये हुआ कि मारुति की माँ के भाई, मारुति की माँ सिमरन है तो उनके भाई होंगे प्रेम। ये रहे प्रेम। अब प्रेम, सिमरन और केशव तीनों आपस में भाई बहन हैं। हाउ इज सुनील रिलेटेड टू प्रेम, सुनील के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसके पिता हैं केशव और पिता के भाई कौन हैं, पिता के भाई हैं प्रेम, यानी प्रेम जो है वो सुनील के चाचा हैं। तो सुनील कौन होंगे, प्रेम के भतीजे होंगे, नेफ्यू, ऑप्शन बी। इफ 4 इंटू 5 इज इक्वल टू दिस, 4 गुणे में 5, ये तो नहीं होता 20 होता है, लेकिन ये किस तरीके से लिखा है क्या सोच के, वही जानकारी हमें एकत्र करनी है और 1 गुणे में 9 क्या होगा ये बताना है। तो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर 16, तो 16 लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25 तो वो लिख दिया। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 ये लिखा है, 8 का स्क्वायर 64 तो ये लिखा है। तो कुछ नहीं, इनटू के साइन को इग्नोर करते हुए हम लोगों को स्क्वायर करके बस अगल बगल लिख देना है नंबर्स को लेफ़्ट से राइट। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 436 यही दिया है। तो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 181 आ जाएगा, ऑप्शन डी। एक पेड़ में 9 शाखाएं हैं, हर शाखा में 9 घोंसले हैं और हर एक घोंसले में 9 चिड़िया हैं और हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए। कुल कितने दाने चाहिए? एक पेड़ में 9 शाखाएं हैं और हर शाखा में 9 घोंसले हैं, तो अभी तक टोटल घोंसले हो गए 9 इंटू 9, इतने घोंसले हो गए। हर एक घोंसले में 9 चिड़िया हैं तो इतने घोंसले में कितनी होंगी, इंटू 9। अब इतनी चिड़िया हो गई और हर एक चिड़िया को 9 दाने चाहिए, तो इतने दाने हो गए 9 टू द पावर 4। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये 4, तो 3 की पावर 8। अगर ये नहीं समझ में आया तो ऐसे कीजिए, 9 टू द पावर 4 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। 9 स्क्वायर 81 इंटू 81, ये 1 होगा। 8 8 16, 6 1 8 8 64 1 65, 6561 दाने चाहिए होंगे, ऑप्शन सी। झांसी इज 12 प्लेसेस अहेड ऑफ प्रभा इन द रैंक, झांसी किसी यूपी के शहर का नाम नहीं है, यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम है। झांसी की जो रैंक है वो प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वें स्थान पे हैं। तो आखिरी छात्र से कौन 15वें स्थान पे है, प्रभा, और झांसी उससे आगे हैं 12 स्थान, तो इसका मतलब झांसी की रैंक आखिरी से कम होगी ना। अगर कोई बंदा दूसरे से रैंक वाइज आगे होता है तो उसकी लास्ट से रैंक जो है वो बढ़ती जाती है। जो बंदा टॉप किया होता है वो लास्ट से देखा जाए तो सबसे लास्ट स्थान पे होता है ना, नीचे से जो लास्ट आएगा वही पहले से ऊपर आएगा ना। तो झांसी की रैंक इधर से बढ़ जाएगी, 15 12 27 हो जाएगी आखिरी से। झांसी योग्यता सूची में चौथे स्थान पे हैं, यानी शुरुआत से इनकी रैंक चौथी है। तो टोटल स्टूडेंट हमें बताने हैं इस लाइन में कितने लोग लगे होंगे। तो इस लाइन में लोग कितने लगे होंगे आसानी से बताया जा सकता है, टोटल बराबर L + R - 1।
अगर आपको सेम बंदे की रैंक लेफ़्ट और राइट दोनों से पता है तो हमें पता तो है झांसी की रैंक लेफ़्ट से है 4 और राइट से है 27, या फिर कह लीजिए टॉप से है 4 बॉटम से है 27। 27 + 4 - 1 30 स्टूडेंट होंगे। ऑप्शन सी। ABCDF 3 और 3 6 लोग हैं और बैठे कहाँ पे हैं? एट अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस। एक गोल मेज में चारों ओर बैठे हुए हैं बराबर दूरी पे। तो एक गोल मेज आपने बनाई और 1 2 3 4 5 और 6 6 लोगों के बैठने का स्थान बना दिया। F सिट्स इमीजिएटली अपोजिट E एंड बिटवीन A एंड D। F कहाँ पे है? E के सामने। तो अगर E यहाँ पे है तो F इसके ठीक सामने होगा इधर, और बाकी A और D इसके बगल होंगे। बिकॉज ये जो F है किसके बीच में बैठा है? A और D के बीच में। तो A और D यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। C is to the right of E and to the immediate right of A। C कहाँ पे है? E के राइट में और साथ ही साथ A के इमीडिएट राइट में भी। दोनों कंडीशन साथ में लग नहीं सकती हैं। हिंदी से इसको देखते हैं। C जो है E के दाहिने ओर तथा A के सामने बैठा है। ठीक, A के ठीक सामने कौन है? C। अब इधर से बताइए क्या E के एकदम दाएं पे C है? तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जो E है इधर इसका लेफ्ट पड़ता है। तो E और F आमने सामने बैठने थे ना, तो F को हम इधर ले आते हैं, E को इधर ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे A और D के बीच में F को आना था, इधर E कैसे आ सकता है? पूरा डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। ये रहा वो सर्कल और ये रहे वो 6 लोग। तो पहली कंडीशन तो अभी तक तो पता ही हो गई होगी। दूसरी से शुरुआत करते हैं। C E के दाहिने है, तो E अगर इधर है तो C इसके इधर होगा, तथा A के ठीक सामने है, A इधर होगा। फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं। F जो है वो E के ठीक सामने है, F इधर है, और F किसके बीच में है? A और D के बीच में। A इधर है, D इधर है। अब A और D के बीच में F है कि नहीं बताइए? बिल्कुल है। अब यहाँ पे खाली स्थान बच गया B का, उसको यहाँ पे रख देते हैं। A के बगल में कौन कौन बैठा है? F और B, B और F। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। जिस तरीके से टायर्ड को 56 लिखते हैं, ब्रेन को 44 लिखते हैं, तो लेज़ी को कैसे लिखेंगे? ये है टायर्ड, न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट इसके लिख डालते हैं। 20 9 18 5 और डी हो गया 4। 20 18 38, 5 4 9 और 9 18, 38 और 18 हो गया 56। बस 56 मिल गया। तो कुछ करना ही नहीं है, बस न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट को लिख के जोड़ देना है। LAZY, Z 26, Y 25, A1 और L होगा 12। 26 25 51, 52 और 12 64। ऑप्शन ए। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ दिस। ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, अगर 3 लड़के हैं तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, और टोटल उस समय 5 है। लेकिन ये सिर्फ रेशियो वाइज है, ये कितने भी हो सकते हैं, किसी कॉमन नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3x और 2x ये बॉयज़ और गर्ल्स हो गए, और टोटल हो गया 5x। इफ़ 6 मोर गर्ल्स कम, बॉयज़ तो उतने ही रहते हैं, लड़कियां 6 और आ जाती हैं, 2x + 6 हो जाएगा। रेशियो बिकम्स दिस। गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का, इनफैक्ट बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का जो रेशियो है आ जाएगा 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 6 दूनी 12, 15x - 12x यानी 3x, 6 × 6 = 36, x आ गया 12। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़? तो बॉयज़ थे 3x, 3 × 12 यानी 36, इतने ही लड़के थे। बी।
The amount of rupees 7,000 is divided into A, B and C in such a way that A, B और C में 7,000 रुपये बांटने हैं। किस तरीके से बांटने हैं? द शेयर्स ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो दिस। A वर्सेस B का रेशियो है 2/3 एंड दैट ऑफ B एंड C, इनका रेशियो है 4/5। बताइए B का शेयर कितना है? देखिए 7,000 को 3 लोगों में बांटना है तो हमें रेशियो भी 3 का एक साथ चाहिए होगा। A B C का ऐसे एक साथ A:B:C। अब ये कैसे निकालें? आसान है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम बात करें तो कौन सा वेरिएबल कॉमन है? B। RHS में बात करें तो B की पोजीशन इधर और इधर होनी चाहिए, यानी 3 और 4 को हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम यानी कि इनका LCM लेना पड़ेगा और उसको B की जगह रखना पड़ेगा। 3 4 का LCM हो गया 12। 3 से 12 कैसे बना सकते हैं? गुणे में 4 करके। 4 से 12 बना सकते हैं गुणे में 3 करके। नया रेशियो होगा A:B का 2:3 का 4 गुना 8:12। B:C का रेशियो होगा 4/5 का 3 गुना 12:15। तो A:B:C का फाइनल रेशियो होगा 8:12:15। जो चीज़ 2 बार होती है उसको 1 बार लिखते हैं। तो तीनों मिला के सम कितना होगा? 15, 12, 27, 8, 35। अगर हमें 35 रुपये बांटने होते तो उनमें से 8 रुपये A को, 12 रुपये B को और 15 रुपये C को मिल जाते, लेकिन हमें 35 तो बांटने नहीं है, हमें तो 7,000 बांटने हैं। हमें किसका शेयर निकालना है? B का। हमें ये पता है कि अगर टोटल शेयर 35 रुपये का है तो B को मिले हैं 12। B को 12 कब मिले हैं? जब 35 रुपये का टोटल शेयर है। लेकिन टोटल शेयर 35 ना होकर 7,000 हो जाए तो B का शेयर कितना हो जाए? स्पेस बनाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्वेश्चन की वैल्यू निकालते हैं। 7,000 इंटू 12/35। 35 एकम 35, 35 दूनी 70 और 2 0। 12 का डबल 24 और 2 0। 2400 रुपये यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर्स। ये फादर हैं और ये सन, दोनों की मिला के एज इस समय ये 0 लेवल यानी एट प्रेजेंट। थोड़ा नीचे इसको लिखते हैं, हो सकता है हमें पास्ट में जाना पड़े। ये एट प्रेजेंट बात हो रही है। पिता और पुत्र दोनों की एज मिला के 60 है। तो कुछ भी अज्यूम करने से पहले आगे की कंडीशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ सम की बात हो रही है। इफ 6 years ago द फादर्स एज वॉज 5 times द सन्स एज। ये 6 साल पहले की हम बात कर लेते हैं। वहाँ पे जो फादर की एज थी वो 5 गुना थी बेटे के कंपैरिजन में। तो अगर बेटे की एक्स थी तो फादर की 5 गुनी थी, 5x होगी। ये 6 साल पहले की बात है। आज की बात करें तो दोनों की एज हमें 6 साल से बढ़ानी होगी। फादर की हो जाएगी 5x + 6 और सन की हो जाएगी x + 6। इस समय दोनों की एजेस ये हैं और इस समय सम कितना है? इस समय सम है 60। तो इन दोनों की एज मिला के होनी चाहिए 60। 6x + 12 बराबर 60। 6x बराबर 48। x बराबर हुआ 8। What will be the sun's age after 6 years? सन्स की जो एज है वो इस समय है x + 6 यानी 8 6 14। तो 6 साल बाद कितनी होगी? 14 6 20, ऑप्शन ए। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स राम इज 18th फ्रॉम द राइट। राम की रैंक आपको राइट हैंड साइड से 18वीं पता है और टोटल लोग उस पर्टिकुलर लाइन में 50 हैं। तो राम की रैंक लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगी? तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट और राइट का मतलब ये है कि सेम बंदे की रैंक आपको लेफ्ट और राइट दोनों से अलग अलग पता होनी चाहिए। टोटल हमें 50 दिया है, लेफ्ट से रैंक हमें बतानी है, राइट से रैंक 18 और ये -1। 50 एक 51, 51 में 18 गया तो 33।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 33, ऑप्शन सी। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, यहाँ पे डायरेक्शन का नाम चेंज कर दिया, तो इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास ये होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। साथ ही साथ कुछ 4 दूसरी भी डायरेक्शन होती हैं जो मेन डायरेक्शन के बीच में पड़ती है। ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ये वाली होगी साउथ ईस्ट, ये वाली होगी नॉर्थ वेस्ट और ये वाली होगी साउथ वेस्ट। अब किसको क्या कहा गया वो समझिएगा। साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, ये जो साउथ ईस्ट है इसको उन्होंने ईस्ट बोला है। ये जो मैं ब्रैकेट में बंद करके लिख रहा हूँ ये नकली डायरेक्शंस हैं जिनको कहा जा रहा है कुछ ना कुछ। ये ईस्ट है तो इसके अपोजिट ये वेस्ट होगा। आगे देखते हैं। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, इसको साउथ बोला है तो ये पक्का इसका अपोजिट है तो नॉर्थ होगा। ये डायरेक्शन किनके किनके बीच में है, ये जो एक्चुअल नॉर्थ है उसको क्या कहा जाए, तो उसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाए क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। नॉर्थ वेस्ट, उसका अपोजिट ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, तो ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, अपोजिट। तो देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। उत्तर को क्या कहा जाएगा, व्हाट विल बी कॉल्ड नॉर्थ। ये उत्तर है तो इसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी।